आपसे अभिषेक जी मेरा सवाल ये होगा कि स्टैम्प ड्यूटी आदमी की है या प्रॉपर्टी की है? अगर प्रॉपर्टी की है तो वो जब जब बिकती है, जब जब कोई नया व्यक्ति खरीदता है तो एक ही प्रॉपर्टी की 10 बार स्टैम्प ड्यूटी दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन तो खैर है ही, होना भी चाहिए। क्यों ना ऐसा हो कि आप स्टैम्प ड्यूटी एक बार में और ज़्यादा ले लें लेकिन वो एक बार की ही हो? तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि वो आदमी की है या प्रॉपर्टी की है? देखिए, पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम लॉ को समझें। जो स्टैम्प ड्यूटी का इम्प्लीकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो हर स्टेट में उसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे या कैलकुलेशंस होंगी या रेट होगा वो डिफरेंट होगा। जहां तक कि जीएसटी की बात है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है और जीएसटी काउंसिल के माध्यम से डिसीजंस लिए जाते हैं। जीएसटी में भी तो स्टेट का हिस्सा होता है। जीएसटी में भी स्टेट का हिस्सा होता है, स्टैम्प ड्यूटी भी दो अलग सो अब क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन पर, जैसा कि प्रतीक जी ने बताया, उस ट्रांजैक्शन पर स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी का इंप्लीकेशन दोनों हो सकता है। अब रियल एस्टेट सेक्टर में अगर स्टैम्प ड्यूटी किसी चीज पर लग रही है और उस पर जीएसटी भी लगे तो उसका टैक्स इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो कंज्यूमर की आप बात करते हो, कंज्यूमर को एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है। जहां तक कि जीएसटी का सवाल है, जीएसटी एक ही बार लगेगा क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन पे लगता है, मगर जैसा कि बताया गया स्टैम्प ड्यूटी हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो आज जो रियल एस्टेट सेक्टर जो इश्यूज में अगर आप उसे डिवाइड करोगे तो एक तो रेट और क्रेडिट्स का मुद्दा है, और आप जानते ही हैं सफारी के केस में बहुत बड़ा इशू है कि क्रेडिट्स मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मगर अगर आप इसे पूरे इशू को डिवाइड करेंगे तो एक तो मुद्दा हो गया रेट का और उस पर एलिजिबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स का। दूसरा मुद्दा यह हो गया जो आपके चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो ऐसे एम्बिगुअस इशू हैं, जो जॉइंट डेवलपमेंट के इशू हैं, जो असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड राइट के इशू हैं, करेक्ट, उन इश्यूज को अगर गवर्नमेंट आज एड्रेस करती है, क्लैरिफिकेशन से करती है। इनफैक्ट अगर आप असाइनमेंट ऑफ लीज होल्ड लैंड्स की बात करेंगे उसमें तो इनफैक्ट गवर्नमेंट का सर्कुलर भी है, गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन भी है, 30 साल से ऊपर के लैंड के लिए नोटिफिकेशन भी है, फिर भी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके ऐसे एग्जीक्यूटिव एक्शन पर डिसीजंस लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, फील्ड फॉर्मेशन को ये गाइडेंस देनी चाहिए जिससे हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को इंप्रूव। आपसे मेरा सवाल होगा अभिषेक जी, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो खरीदते समय वो मतलब तमाम तरह के टैक्स देता है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की बात हमने की ही, प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी वो देता है, बेचता है तो कैपिटल गेन टैक्स देता है, तमाम तरह के टैक्स हैं। क्या आपको इनमें किसी तरह की गुंजाइश दिखती है? क्योंकि प्रॉपर्टी का भाव कम से कम 20 से 30% तो इसी से बढ़ जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी गुंजाइश की जाए तो क्या प्रॉपर्टी थोड़ी सस्ती नहीं होगी? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि सबको घर मिले, अफोर्डेबल हो सबके लिए, तो ये अफोर्डेबल अगर सरकार थोड़ी सी मुरव्वत करे, डेवलपर थोड़ी सी मुरव्वत करें तो वो अपने आप कम हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। अगर आप प्रॉपर्टीज पे टैक्सेस देखेंगे तो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं, जैसे आपने बताया। उस पर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा, उस पर इनकम टैक्स भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एटसेट्रा शॉर्ट टर्म में पे करना पड़ेगा। और मेरे मित्रों ने बताया कि कैसे उसको सेट ऑफ से आप ऐसा एडजस्टमेंट कर सकते हो कि वो आपको कम इम्पैक्ट हो। जिससे पहले मैं इम्पैक्ट पे जाऊं, पहले इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि एक वैल्यूएशन पर, जो स्टैम्प ड्यूटी पर्पसेस के लिए वैल्यूएशन होती है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है और क्यों होती है। पहली बात तो जो वैल्यूएशन के स्केड्यूल्स होते हैं वो हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं। तो हर स्टेट अगर डिफरेंट वैल्यूएशन करेगा तो यूनिफाइड वे नहीं है उसको डिटरमिन करने का कि क्या रेट होगा। विमेन लेगी तो रेट अलग होगा, मैन लेगा तो रेट अलग होगा, ऐसे भी सिचुएशंस हो सकती हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि इलाके को देख के रेट को तय किया जाता है। तो रेडी रेकनर रेट बोला जाता है जिसको, जिस रेट से अगर आप ऊपर बेचोगे तो ऊपर की वैल्यू मानी जाएगी, नीचे बेचोगे तो नीचे की वैल्यू नहीं मानी जाएगी, मिनिमम रेट माना जाएगा। अब प्रश्न दो आते हैं। जब आप स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन की बात करते हो तो आपने स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी हाईएस्ट रेट पे ले ली, जो भी उन दो में से हायर रेट है, और जब आप कैपिटल गेन लगाते हैं तो आप इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से उसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू को देखते हैं, मगर उसको भी बोलते हैं कि ये मिनिमम रेट तक रहेगा। तो बेसिकली आप उस गैप पर भी एक इनकम पे आप टैक्स लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी डिपेंडिंग पीरियोडिसिटी के हिसाब से है। तो उसी ट्रांजैक्शन पर, जो कि एक सेल ट्रांजैक्शन है, उस पर आपने दोनों टैक्सेस एक तरह से दिए। और क्योंकि ये सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन है तो इसमें जीएसटी तो नहीं होगा मगर स्टैम्प ड्यूटी होगा।
स्टैम्प ड्यूटी जब होगा और इनकम टैक्स का भी बर्डन होगा, तो उस समय कोई ऐसे रिबेट के ऑप्शंस गवर्नमेंट को निकालने चाहिए। और ऐसा लगता है कि जो अभी इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स कोड जो नया आ रहा है, उसमें रियल एस्टेट को कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करी जा रही है, वो ये हो सकता है कि स्पेशली हाउस प्रॉपर्टी पे उसमें ऐसे बेनिफिट दिए जाएं कि वो डिस्टिंक्शन हटा दी जाए, और जितनी भी आपकी इनकम है वो वहीं पर क्लब होगा। तो क्योंकि अगर आपकी 12 लाख रुपए तक आज एग्जेम्प्ट है और वो कल लेट से 20 लाख या 25 लाख हो जाती है, अगर आपका उतना कैपिटल गेन है तो आप अपनी नॉर्मल इनकम में ही उसको ऐड करोगे। तो ऐसी इश्यूज गवर्नमेंट एड्रेस करना चाहती है, मगर हां, अगर स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी हाई है और इनकम टैक्स का किसी तरह से बेनिफिट मिलता है तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा।